तो मैंने किया एक बिजनेस, थ्रिफ्ट स्टोर का बिजनेस। A thrift store's marketing campaign went horribly wrong in the country. Thrift store. Thrift store. Thrift store. This thrift store. Thrift store. Let's go thrifting! The store a haven for anyone in need. ये बिजनेस मैंने सिर्फ किया ही नहीं बल्कि बहुत सारी बातें ऐसी भी जानी जो शायद तुम में से किसी को भी फ्यूचर में अगर बिजनेस करना हो उसे भी जानना बहुत जरूरी है। कि अगर एक छोटा बिजनेस करना है छोटे लेवल पे कम इन्वेस्टमेंट में तो उसको कैसे करें और उसको कैसे बड़ा करें। व्हाट इफ हम एक स्टोर ओपन करें जिसका नाम हो 99 ज्वेल्स, कि वहां पे सब कुछ 99 का मिलेगा। अब मैं बिजनेस की बात तो कर रहा हूँ लेकिन थ्रिफ्ट स्टोरी क्यों, और आखिर क्यों तुम लोगों को इस बिजनेस को जानना इतना जरूरी है, ना केवल बिजनेस पर्सपेक्टिव से बल्कि हमारे इकोसिस्टम को भी सेव करने के लिए। ये है चिली का एटेगामा डेजर्ट, जहाँ साल भर इतने कपड़े डम होते हैं कि लिटरली यहाँ कपड़ों के पहाड़ बनने लगे। सेम ऐसा कीनिया में भी है। अब ऐसा नहीं कि ये कपड़े कोई यूज करने लायक नहीं है, इनकी कंडीशन ऐसी कि कुछ कपड़ों के तो टैग भी नहीं निकले। बस इन कपड़ों की गलती ये है कि फास्ट फैशन के चलते किसी ने भी इन कपड़ों को पहना ही नहीं। लेकिन फिर यहीं से निकल कर आया एक बिजनेस, थ्रिफ्ट स्टोर का बिजनेस, जिसमें लोग इन कपड़ों को इंपोर्ट के बाद इन्हें रीसेल करके दबाकर पैसा छापने लगे। इंडिया में करंटली $2 बिलियन का मार्केट है जो सिर्फ 4 साल में डबल होने वाला है। मैं कुछ थ्रिफ्ट वालों जानता हूँ ब्रो, 1-1.5 साल बाद मम्मी को फ्लैट दिलवा दिया, पापा को फ्लैट दिलवा दिया। इस वीडियो से पहले भी मैंने कई और बिजनेसेस हैं जो किए हुए हैं, कुछ में लॉस हुआ तो कुछ में बहुत सारा प्रॉफिट। लेकिन आज जो मैं ये थ्रिफ्ट स्टोर का बिजनेस करने जा रहा हूँ उसमें मुझे पैसे कमाने से ज्यादा ये बात एक्साइट कर रही है जो मुझे वीडियो के आगे पता चला कि कैसे इंसान अपनी ग्रीड और सो कॉल्ड ट्रेंड के चलते एनवायरनमेंट की धज्जियां उड़ाने पर लगा हुआ है। इस थ्रिफ्ट स्टोर बिजनेस को बनाने के लिए मैं खुद स्क्रैच से शुरू करूंगा, जितना हो सकता है उतने लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके ग्राउंड रियलिटी जानूंगा कि आखिर कितनी प्रॉब्लम्स एक स्टार्टअप को बनाने में एक एंटरप्रेन्योर को आती हैं। और वीडियो के एंड में हम दोनों को पता चलेगा कि आखिर इस बिजनेस को करके मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो ये थ्रिफ्ट स्टोर का बिजनेस करने से पहले हम लोग जल्दी से जान लेते हैं कि थ्रिफ्ट स्टोर होता क्या है। 1930s में अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आया था। तब लोगों के पास में कोई पैसे वैसे तो बचे नहीं थे, तो वहां के कुछ एनजीओ ने ऐसे पुराने कपड़ों का ट्रेंड लाया। मतलब लोग पुराने कपड़ों को खरीद बेच रहे थे उस टाइम पर, क्योंकि उनकी जेब में ऑब्वियसली पैसा नहीं था। आज के टाइम पे वहां पर कोई पैसों के कारण ये बिजनेस नहीं चल रहा, ये बिजनेस वहां पर चल रहा है ट्रेंड के कारण। मतलब लोगों को बहुत यूनिक प्रोडक्ट मिल जाते हैं थ्रिफ्ट स्टोर पर, वहीं से ये बिजनेस पूरी दुनिया में फैला। लेकिन इंडिया में भी ये बिजनेस बहुत पहले से चल रहा है, दिल्ली के सरोजनी मार्केट जैसे प्लेसेस पर, जहां वहां के प्रोडक्ट इंपोर्ट होते थे चाइना, जापान जैसी कंट्रीज से। फिर इंडिया के कुछ जेंजीज में ये नाम ट्रेंड हुआ और आज ये थ्रिफ्ट स्टोर बिजनेस इंडिया में भी बहुत तगड़ा बूम कर रहा है। तो अब हम भी करेंगे थ्रिफ्ट स्टोर का बिजनेस। थ्रिफ्टिंग के इस बिजनेस में मैं डील करूंगा कपड़ों में, और कपड़ों में भी वो वाले कपड़े जो हम ऊपर पहनते हैं, जैसे टी शर्ट, शर्ट्स, लड़कियों के वन पीसेस, लड़कियों के टॉप। इनमें हम लोअर, जीन्स, पैंट इनमें डील्स नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज में हैं और कपड़ों में ऊपर के पार्ट्स निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अभी हमारे को ढूंढना रहेगा अच्छा सा सप्लायर, जो कि मैंने एक हफ्ते से ढूंढ भी रहा हूँ। लेकिन ये सप्लायर वाले गेम में एक प्रॉब्लम है जो मेरे को आ रही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अच्छा सप्लायर मेरे को मिल नहीं रहा। वैसे मैं सप्लायर ढूंढ रहा था यूट्यूब और इंडिया मार्ट से। मैं लिटरली एक को कॉल करके पूछ रहा था कि आप मेरे साथ में काम कैसे करोगे। अब देखो, थ्रिफ्ट स्टोर खोलने के लिए हम जो कपड़े बेचेंगे वो कपड़े हमें सप्लायर देगा ऐसे बोरियों में भर के। ये बोरियां हमको मिलती हैं किलो के हिसाब से, जिनको हम खोल कर नहीं देख सकते। अब इस बिजनेस में सप्लायर दो टाइप के होते हैं, गंदा सप्लायर और अच्छा सप्लायर। अच्छा सप्लायर हमें पहले ही बता देगा कि बोरियों के अंदर जो माल भरा है उसमें से 40 to 60% बेकार ही रहता है, और उसमें भी हमारी किस्मत है कि वो माल अच्छा निकल जाए। और ये बात गंदा सप्लायर हमें बताएगा नहीं। अब मैं अच्छे सप्लायर से माल खरीदूं या बुरे सप्लायर से, रिस्क दोनों में है। तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि दिल्ली में रहता है, बेसिकली वो मेरा सब्सक्राइबर है और वो खुद एक थ्रिफ्ट स्टोर चलाता है, और उसी ने मेरे को ये ज्ञान दिया था कि कैसे ये सप्लायर्स ये बोरियों वाला स्कैम कर देते हैं न्यू कमर्स के साथ में। अगर मैं वो बोरियां उठाता हूं और मेरे साथ में वैसा कोई स्कैम हो जाए तो मैं दोबारा बिजनेस करने लायक तो बचूं ही ना। तो उसने मेरे को कुछ बातें बताई जो मैं अप्लाई करूंगा इस बिजनेस में। वैसे मैं कैमरे से दूर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मेरा पूरा ड्रेसअप देख सको, क्योंकि 40% मेरी फीमेल ऑडियंस है। खैर, बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर मैंने तीसरा ऑप्शन चुना, वो था कि इन बोरियों वाले सिस्टम से मैं माल खरीदूंगा ही नहीं। बेसिकली बोरियां हमको मिलती हैं किलो के हिसाब से, जिनको हम खोल कर नहीं देख सकते। लेकिन यदि हम खुला हुआ खुद का सिलेक्टेड माल खरीदते हैं तो इनका हमें पर पीस के हिसाब से पे करना होता है। एग्जाम्पल, एक कपड़ों से भरी हुई बोरी हमको मिल रही है 150 रुपए किलो। वहीं हम अपनी एक सिलेक्टेड टी शर्ट लेते हैं तो वो करीब हमें 80 या 90 रुपए की मिल जाएगी, जो कि हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है लेकिन क्वालिटी मिल जाती है इसमें।
तो यहाँ मेरी हेल्प करी उस दिल्ली वाले दोस्त ने। अब क्योंकि वो खुद एक थ्रिफ्ट स्टोर चला रहा है और वो मेरा दोस्त है, तो मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया। तो उसने खुद ही वहां से माल को सिलेक्ट करके मेरी लोकेशन पर भेज दिया। थैंक यू दोस्त। अभी मेरे पास में वो सारे कपड़े आ चुके हैं जो दिल्ली से मेरे दोस्त ने यहाँ भेजे थे, और वो सारे कपड़े मेरे बैकयार्ड में रखे हैं। थोड़े से यहाँ पे भी रखे हैं, मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए आ गया। उन कपड़ों की हालत थोड़ी सी ज्यादा गंदी थी, और ये वाले कपड़े थोड़े दिखाने लायक है। मतलब ये भी दिखाने लायक तो ये भी नहीं है। तो आज तो मैं इन कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाऊंगा, क्योंकि वो वहां पे ना ऐसे रोड पे पड़े रहते हैं, धूल मिट्टी लग जाती है इनमें। तो कल से वो नए से दिखेंगे। दैट इज इट। तो अभी हम हमारे कपड़ों को ऑनलाइन सेल करने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे, जो कि होगा हमारा इंस्टाग्राम। जो कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम हमारे इंस्टाग्राम पर ट्रैफिक कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि मेन जो काम होता है वो होता है ट्रैफिक का ही। अब इंस्टाग्राम पर ट्रैफिक को लाना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट अगर वहां दिखेंगे नहीं तो वो बिकेंगे भी नहीं। अब हमारे इंस्टाग्राम पर ट्रैफिक लाने के दो सोर्सेस हो सकते हैं। पहला तो रेगुलर कंटेंट अपलोड करो, और दूसरा एड्स चलाओ। लेकिन हम एड भी तो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट और रील्स की बनाएंगे ना, वो कहाँ है? अब देखो, अगर हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर कपड़ों को बेच रहे हैं तो हम डायरेक्ट कपड़ों की फोटो और वीडियोस बनाकर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बहुत बोरिंग टाइप की चीज हो जाती है। हमारे को चाहिए अभी प्रॉपर मॉडल्स जो कि उन कपड़ों को पहन कर दिखाएं। मतलब अब हमारे को तगड़ा वाला कंटेंट क्रिएट करना रहेगा। कंटेंट क्रिएट करेंगे, मॉडल्स मांगेंगे सैलरी, और हम लोग तो ज्यादा पैसा खर्च करते नहीं है ना अपने बिजनेस में। तो यहाँ तुम लोग मेरे को कंजूस बोलो या फिर दिमाग वाला, मैं मॉडल्स पे 1 रुपए भी खर्च नहीं करने वाला, क्योंकि मॉडलिंग अब मैं करवाऊंगा मेरे दोस्तों से। तो ये है मेरा पहला दोस्त कबीर उर्फ कबीरा, जिसे पहले भी तुम लोग एक वीडियो में देख चुके होगे। तो ये बनेगा हमारे ब्रांड का मॉडल नंबर 1। और ये है सेजल। हाय गाइस। सेजल मेरे को मिली थी एक मॉल में, वहीं से ये बन गई मेरी फ्रेंड। तो अब सेजल रहेगी हमारे ब्रांड की मॉडल नंबर 2। तो मैं आई हूँ फोटो शूट कराने, वो भी सर से। सर ने मुझसे बोला था कि हम प्रॉपर बिल्कुल अच्छा वाला फोटो शूट, हाँ सर हम प्रॉपर, मुझे बोलने दो, हम बहुत अच्छा वाला शूट करने वाले। बट सर ने बोला कि ये खुद ही फोटो शूट करेंगे, वो भी इनके पास अभी कैमरा भी अवेलेबल नहीं है। सर ने बोला कि हम फोन से शूट कर लेते हैं। तो कुछ बोलेंगे आप? इग्नोर करो, आज आप फोटो शूट करेंगे। इग्नोर। तो हाय गाइस, अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब हम करेंगे शूट। दिस इज माय लुक। आई नो मैं अच्छी लगी। अभी तो मैं इसका खुद ही कर रहा हूँ फोटो शूट। लेट्स सी, अगर अच्छा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम कोई एजेंसी में जाएंगे और वहां से करेंगे। अभी कुछ फोटोशूट तो है जो मैंने किए हैं, मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने एक फोटो क्लिक करी, कितनी प्यारी आई है। हाँ तो एक ही बस वो अच्छी आई है। क्या एजेंसी चलना है? हाँ चलो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वहीं चलते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। पर ठीक है, नहीं मैं क्लिक करूंगा, मेरे से अच्छी फोटोज आ जाती हैं। एक फोटो ज्यादा, इग्नोर करो। एक फोटो। तो हमने बहुत सारा ट्राई किया हमारे घर पे, जो कि हम कर नहीं पाए, तो इसलिए अब हम आ गए स्टूडियो में। और यहाँ मेरे कपड़ों का फोटोशूट किया प्रोफेशनल्स ने। थोड़ी देर में कबीरा भी आ गया, लेकिन इन दोनों बातों से एक बात ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और वो बात ये थी कि कबीरा ने आप पहली बार सेजल को देखा। कौन है भाई ये? तो थोड़ा दूर रहा कर, चल इधर आ जा। कौन है ये? बताऊंगा तेरे को कौन है ये। हाँ वहाँ लिखा है नहीं, यहाँ नीचे। नीचे नीचे नीचे, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। वहाँ नहीं जाना होता है ना, जब तुम्हारा उसका हो जाएगा ना तब तुम करना, ठीक है? अच्छा, मतलब देख तो सकते हैं ना? नहीं नहीं, देखने ही नहीं होता वहाँ। चलो। तो अभी इन लोगों का फोटोशूट चल रहा है और मैं बाहर चिल मार रहा हूँ। तो इस फोटोशूट के बाद में मेरे पास में 15 से 20 दिन तक का कंटेंट आ चुका था, जिसे मैं मेरे इंस्टाग्राम पर अपलोड करूंगा, जिससे हमारे पास में आएंगी सेल्स। टू बी ऑनेस्ट, मैंने 15 से 20 दिन तक अपने इंस्टाग्राम पर रेगुलर पोस्ट किए, लेकिन रिस्पॉन्स इसका 0 था। मतलब हमारी एक भी सेल आई ही नहीं। हाँ, तो अभी इतने सारे दिन हो चुके हैं और हमारे इंस्टाग्राम पर एक भी सेल नहीं है। ऑल्दो मैं रेगुलर कंटेंट भी अपलोड कर रहा हूँ, जो हमने मॉडल्स क्या मेरे दोस्तों से करवाया था, पर एक भी सेल्स नहीं आए। तो मैंने ना अभी कुछ बातें ऐसी जानी कि इंस्टाग्राम ना अभी हमारी रील्स को फीड में नहीं ला रहा है, क्योंकि हमारा अकाउंट नया है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट्स के ऐड चलाऊं, मतलब पैसे देकर हम हमारे कपड़ों को लोगों की फीड में लाएं, जिससे हमारे कपड़े दिखेंगे तो वो बिकेंगे। तो अभी हमारे को इंस्टाग्राम पर ऐड चलाने रहेंगे, जिससे थोड़ी बहुत तो सेल्स आए।
अब देखो इंस्टाग्राम पर मैंने ऐड 5 दिन के लिए चलाए और इन 5 दिनों में मेरे पास में केवल 2 ही ऑर्डर बस आए, पर ठीक था, हमारे पास में एटलीस्ट 2 ऑर्डर तो आए। इसके बाद में ट्रेंडिंग म्यूजिक, रील्स, पोस्ट और ऐड तो हम चला ही रहे थे। धीरे धीरे हमारे पास में ऑर्डर्स भी आने लगे। आरटीओ का कोई सीन ही नहीं था क्योंकि रिटर्न पॉलिसी में दे ही नहीं रहा था। प्रोडक्ट पे मार्जिन बहुत तगड़ा था, जैसे ये शर्ट है 89 रुपीज की, जिसे आगे मैं सेल कर रहा था 400 रुपए में। मैंने कोई वेबसाइट भी नहीं बनाई, इंस्टाग्राम के बायो में व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, व्हाट्सएप पे कस्टमर आते उनको मैं वहां पे कन्विंस करता और अपने प्रोडक्ट सेल करता। ओके, तो अभी हम हमारी बिजनेस का प्रॉफिट काउंट करने से पहले ये काउंट कर लेते हैं कि हमारा एक्सपेंसेस कितने हुए, मतलब इस बिजनेस में हमारा पैसा कितना लग चुका है। मैंने दिल्ली से जो माल मंगवाया था वो थ्रिफ्ट स्टोर के कपड़े वपड़े दोस्त के थ्रू, वो टोटल माल आया था 10,000 रुपए का विद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। मॉडल्स मेरे को फ्री में मिल गए थे क्योंकि वो मेरे दोस्त थे। एजेंसी को भी मेरे को पैसा नहीं देना पड़ गया क्योंकि वो भी मेरा दोस्त ही था। इंस्टाग्राम पे एड्स चलाने में मैंने खर्चा कर दिया 12,000 रुपए और प्रोडक्ट की पैकेजिंग कॉस्ट मेरे को आई अराउंड 4,000 रुपए की। मतलब अभी तक मैंने इसमें करीब 26,000 रुपए इस बिजनेस में लगा दिए। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं अभी इसमें प्रॉफिटेबल भी नहीं हूं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की एवरेज वैल्यू है 500 रुपए, जिसमें से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट और एड की कॉस्ट जोड़ देते हैं तो हमारा प्रॉफिट बचता है 50%, मतलब 250 रुपए पर पीस पे हमारा एवरेज प्रॉफिट हो रहा है। पूरे मंथ एड चलाने के बाद में हमारे पास में केवल 36 ऑर्डर ही आए, मतलब हमने करीब 9,000 रुपए इस बिजनेस 9,000 रुपए इस बिजनेस से कमाए। तो इस पॉइंट में आके मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया क्योंकि पूरे मंथ काम करके मैंने सिर्फ 9,000 रुपए कमाए। मेरे पास में अभी स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ था जिसे मेरे को लिक्विड में कन्वर्ट करने की चुल मच रही थी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाया और निकल गया शाम को एक क्राउडेड एरिया में। यहाँ मैं एक प्लेस ढूंढने लगा। प्लेस की रिक्वायरमेंट ये है कि वहाँ का क्राउड यंग जनरेशन हो और फॉर्चुनेटली थोड़ी देर ढूंढने के बाद मेरे को वैसी जगह मिल भी गई। तो इस जगह पर मैं बनाऊंगा मेरा ऑफलाइन थ्रिफ्ट स्टोर क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन तो मैं पैसे बना नहीं पा रहा था। खैर, तो रात में मैंने एक पैम्पलेट बनाया और सुबह निकल गया उसके प्रिंट्स निकलवाने और वो एरिया जहां पर मैं मेरा थ्रिफ्ट स्टोर बना रहा हूं उसके नियर बाय मैंने ये पैम्पलेट्स पूरे में बांट दिए। तो अभी मैंने उस पूरे एरिया में पैम्पलेट्स तो बांट ही दिए हैं, अब बस देरी है तो वहां पर एक थ्रिफ्ट स्टोर लगाने की, जो कि मैं खुद नहीं लगाऊंगा। मैं इस थ्रिफ्ट स्टोर को लगवाऊंगा मेरे दोस्त कबीरा से। तो कबीरा ने हमारे थ्रिफ्ट स्टोर को सेटअप जैसे तैसे आखिरकार कर ही दिया। अरे कपड़े ले लो यार, इतना स्मार्ट लौंडा कपड़े बेच रहा है, कपड़े लेने आ जाओ यार। कोई दो भाई, 50% ऑफ है। और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे हमारी दुकान पर लोग बाग आने लगे। कुछ लोग देखकर चले जाते, कुछ लोग पहनकर और कुछ लोग खरीद कर, लेकिन कबीरा अपना काम सही से कर रहा था। भाई बहुत शानदार लग रहे हो भाई। और धीरे धीरे हमारी दुकान के बाहर थोड़े बहुत लोग आने लगे। अब हमारी दुकान के बाहर लोगों का आने में कुछ कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला तो प्लेस, क्योंकि प्लेस मैंने बहुत अच्छे से सिलेक्ट करी थी। दूसरा प्राइसिंग, क्योंकि इस टाइप की शर्ट्स को मैं सिर्फ 180 रुपए में दे रहा था विथ प्रॉफिट, क्योंकि पीछे से मेरे को ये 80 रुपए में मिली थी। हालांकि ऑनलाइन मैं इस सेट को 400 रुपए में बेच रहा था क्योंकि वहां पे बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। और तीसरा रीजन हो सकता है हमारी लोकल मार्केटिंग, जो कि मैं पिछले 4 दिन से कर रहा था। तो अभी हमारी अच्छी खासी सेल्स हो चुकी थी। अब हमारे पास में थोड़े से कपड़े बचे थे और जो बैग भरकर हम लेकर आए थे वो भी खाली हो गया। रात के लगभग 9 बजे हमने सब कुछ क्लोज कर दिया और इतने कपड़े बच गए जो कि आने वाली वीडियोस में तुम लोग मुझे को पहना देखोगे। तो एक बिजनेस मॉडल जिसमें मैंने दिल्ली से कपड़ों को यहाँ मंगवाया, यहाँ से कपड़ों को ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन सेल किया और ऑनलाइन सेल करने के बाद में लोकली भी उनको बेचा। अब ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। क्योंकि इस बिजनेस को जितना आकर्षक ढंग से मैंने तुम लोगों को दिखाया है उतने अच्छा से ये हुआ नहीं। सच बताऊं तो इस बिजनेस में मुझे लॉस हुआ और बहुत बड़ा लॉस हुआ। बताता हूं कैसे। अब देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि ऑनलाइन जो मैं सेल्स लेकर आया था इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू, उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ था 9,000 रुपीज का। और तब तक जो मैं इन्वेस्ट कर चुका था इस बिजनेस में वो थे 26,000 रुपए। फिर दिमाग में आया कि चलो ऑफलाइन ही सेल करते हैं, जो कि मैंने सिर्फ एक ही दिन सेल की और एक दिन वो थ्रिफ्ट स्टोर लगाकर हमारी सेल हुई 5,400 रुपए की, जिसमें से प्रॉफिट था सिर्फ 3,000 रुपए। मतलब इन पूरे 33 दिन में जो हमने प्रॉफिट किया वो था 12,000 रुपीज और हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 27,000 रुपए के करीब। मतलब लगभग पूरे एक मंथ काम करके हमारे लिए 15,000 रुपए का लॉस हुआ इस बिजनेस में। ये अब तक के जितने भी बिजनेस मैंने किए हैं उनमें से शायद ही पहला बिजनेस होगा जिसमें इतना तगड़ा लॉस हमें हुआ। अब मुझे इस बिजनेस में लॉस हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस बेकार है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं और दबाकर पैसा भी छाप रहे हैं। जहां बैठकर मैंने आराम से ये देखा था कि मेरे को लॉस हुआ क्यों है इस बिजनेस में, जिसमें से पहला रीजन मेरे को लगता है कि मैंने इसमें टाइम नहीं दिया। मतलब कि लोग मेरे को जानते ही नहीं है, मतलब मेरे को नहीं, मेरे इस बिजनेस को जानते ही नहीं है, मतलब किसी को मालूम ही नहीं होगा ये थ्रिफ्ट स्टोर नाम से कुछ मैं
चला रहा हूँ। मे बी हम टाइम के साथ साथ ग्रो करते, मे बी मैं अगले 7 मंथ में कमाता अच्छा खासा पैसा, या 1 साल में कमाता, जो कि मैं इस बिजनेस में देना नहीं चाह रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो इस बिजनेस को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। अब दुनिया में कोई भी इंसान तुमको ये बोले कि मैंने थ्रिफ्ट स्टोर में सिर्फ 1 मंथ में अच्छा खासा पैसा कमा लिया, तो वो शायद तुमसे झूठ बोल रहा हो, क्योंकि ये चीज अपन ने प्रैक्टिकल करके देखी, इवन हमको लॉस हो गया। लेकिन पिछले जितने भी बिजनेसेस मैंने किए हैं, उनमें से इस बिजनेस को करने में मैं सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, इवन अभी भी हूँ, क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। मतलब एक डेटा को पकड़कर चले तो 80% लोग अपने कपड़ों को 5 से 7 बार पहनकर ही फेंक देते हैं, जो कि यूजेबल होते हैं। मतलब इतने सारे कपड़े वेस्ट जा रहे हैं। तो ये चीज इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करती है। तो थ्रिफ्ट स्टोर जैसे बिजनेस जहां पर हम इन कपड़ों को दोबारा सेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। मैं कोई भी बिजनेस करता हूं तो अपने सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट नहीं करता, लेकिन इस बिजनेस को तुम में से पहले 5 जो भी लोग करेंगे उसको मैं पर्सनली प्रमोट करूंगा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और जो भी इंसान इस बिजनेस को नहीं भी कर रहा है, वो इंसान भी अपने कपड़ों को एटलीस्ट लंबे समय के लिए पहने। इवन मैं भी अपने कपड़ों को लगभग 3 से 4 साल यूज करता हूं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती है जिनसे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी ये बताकर जाना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट बिजनेस हम क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, पीस।